Welcome back, dear students. Welcome back to the initiative of Let's Crack the Gate. So, let us continue our course on environmental engineering with this lecture 8. In the previous lectures, I gave some problems to you. One was regarding alkalinity, and another set of problem I gave you in the Telegram group, in which I asked you to find out certain problem solution which were based upon the water demand concept that we have learned in the previous lectures. Now let us quickly see that what were some of the concepts regarding to the uh, that question set that I gave to you. Let's find out the solution. तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार अपन. पहले क्वेश्चन में अपने को पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव ईयर वाज गिवन. तो आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए पॉपुलेशन दे रखी थी एंड एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन फॉर सेंसस ईयर next census year to nearest 5000. देखो गेट में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को समझना, पूछना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, क्या कोई डेटा बेमतलब के लिए तो नहीं दे रखा. तो यहाँ पे कोई ऐसा डेटा है जो आपने को समझने की जरूरत है. हाँ, सेंसस ईयर की बात हो रही है कि हर सेंसस ईयर के लिए आपको 4 सेंसस ईयर के लिए 4 डेटा गिवन है. सेंसस ईयर क्या होते हैं? जैसे लास्ट सेंसर कब हुआ था? 2011 में. उससे पहले कब हुआ था? 2001 में. फिर 1991 में. 10-10 साल में सेंसस होते हैं. नियरेस्ट 5000 में आंसर चाहिए. तो इसका क्या मतलब है? लेटर से मेरा आंसर निकल के आता है, जस्ट अ रैंडम नंबर आई एम टेकिंग, 1,34,679. सपोज करिए रैंडमली मेरा ये आंसर निकल कर आता है. तो नियरेस्ट 5000 में गेट के एग्जाम में मेरे को क्या आंसर देना पड़ेगा? 1,35,000. ऐसा क्यों करा जाता है गेट में? इस तरीके से क्यों पूछ लेते हैं कभी कभी? आंसर तो एग्जैक्ट ये था, बट नियरेस्ट 5000 क्यों? क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं गेट का पैटर्न काफी चेंज हो गया है. ये क्वेश्चन तो फिर भी बहुत पुराना था. अभी डिजिटल कैलकुलेटर्स की जरूरत रहती है. डिजिटल कैलकुलेटर्स होते हैं जो कि आपको कैलकुलेटर जो आपका आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ले जाते हैं वो अलाउड नहीं होता वहां पे ले जाना. स्क्रीन पे ही कैलकुलेटर रहेगा, वहीं पे आपको सॉल्व करना होगा. अब इस तरीके के क्वेश्चंस में जनरली देखा जाता है कि कभी कभार सेम मेथड करते हुए भी कुछ ऊपर नीचे थोड़े बहुत आंसर्स हो सकते हैं. तो कभी कभी देर माइट बी सम डिस्क्रिपेंसी. तो एक राउंड ऑफ फिगर ले लिया, तो जितने जनों का ये आंसर आएगा वो सही है. ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये मैंने एक रैंडम फिगर ली है यहाँ पे बस. अब इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि आपको अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से करना है, आपको ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से करना है, या आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से करना है. आपने किसी भी मेथड से सॉल्व किया हो, आई होप इजीली सॉल्व हो गया होगा. इसमें एज सच कोई बड़ी चीज थी नहीं. किसी ने टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू भी रेज नहीं हुआ था. सो आई एम स्किपिंग, आई विल नॉट बी सॉल्विंग बिकॉज इट विल बी रिडंडेंट फॉर मी सॉल्विंग दिस. बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कराई है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी, जिसमें मैंने पॉपुलेशन फोरकास्ट करके बताई है तीनों मेथड यूज करके. ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर साइज टू मीट. इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जो हैं व्हाट आर दे डिजाइंड फॉर. ओके, सो फॉर दिस you need to recall our initial lectures about water demand, in which I introduced the various terms. We defined the various terms. One of them was coincident draft. Okay, so coincident draft आप रिकॉल करिए अपने नोट्स में, डेफिनेशन में. अगर आप स्टूडेंट जो हैं पहली बार आए हैं, लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले के लेक्चर्स भी देखिए, जिससे आप कवर अप कर पाए कि क्या पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी, क्या लेक्चर्स में कवर हो चुका है, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. सो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट वाज द वाटर डिमांड दैट वाज यूज्ड
फॉर डिजाइनिंग द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर है इसका सी, दैट इज मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने जो दिया था, अगेन इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा गया था आपसे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। सो इसमें एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड यूज करने के लिए दिया था, एंड जो वैल्यूज दी थी, प्रेजेंट पॉपुलेशन वाज गिवन एज 28,000, जिसके लिए एवरेज वाटर कंजम्पशन वाज गिवन एज 4200 मीटर क्यूब पर डे। Then it was given that population will increase to 44,000. Population will increase to 44,000 in 20 years. Okay. So it was asked to find out the number of years in which the plant will reach its design capacity. What was the design capacity? The design capacity was 6,000 मीटर क्यूब पर डे। अगेन क्वेश्चन समझना जरूरी है, ये डिजाइन कैपेसिटी है 6,000 मीटर क्यूब पर डे की। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, डेटा समझिए कि आज की डेट में 28,000 की पॉपुलेशन है, जिसकी डिमांड 4200 मीटर क्यूब पर डे है। 20 साल बाद ये पॉपुलेशन 44,000 हो जाती है, लेकिन उसके लिए अपने को डिमांड नहीं दे रखी है, बट अपने से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि व्हाट विल बी द number of years in which this demand will reach to 6,000 मीटर क्यूब पर डे। ये भी गिवन है कि अज्यूम करना है एरिथमेटिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पर्टिकुलर सिटी में। सो लेट अस ट्राई सॉल्विंग दिस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अगर अपन पर ईयर के हिसाब से निकालें, कितना निकल के आ जाएगा, 44,000 हो रही है पॉपुलेशन 20 साल में, तो हर साल करीब 800 के हिसाब से ये आपकी रेट ऑफ इंक्रीज है, 800 जने बढ़ रहे हैं आपकी पॉपुलेशन में। अब क्या डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है टू रीच द डिजाइन कैपेसिटी? सो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड टू रीच डिजाइन कैपेसिटी, this is 6,000 minus 4,200. Okay, so this comes out to be 1,800 meter cube per day. Okay, so अब अगर अपन आगे बढ़े तो अपन क्या निकाल सकते हैं, प्रेजेंट पर पर्सन कितना वाटर कंजम्पशन है। ओके, सो प्रेजेंट एवरेज वाटर कंजम्पशन प्रेजेंट एवरेज वाटर कंजम्पशन निकाल लेंगे, प्रेजेंट एवरेज वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे। सो ये निकल कर आ जाता है अपना 4,200, और पॉपुलेशन कितनी है अभी 28,000, कितना वैल्यू निकल कर आती है 0.15 मीटर क्यूब, इतना पर डे कंजम्पशन है। ओके, नेक्स्ट, सो वी नीड टू फाइंड आउट कि इंक्रीज इन वाटर कंजम्पशन हर साल कितना हो रहा है, इससे अपन नंबर ऑफ ईयर्स निकाल सकते हैं कि कितने साल में ये हो जाएगा। सो इंक्रीज इन वाटर कंजम्पशन पर ईयर
आपको पॉपुलेशन लेनी है पर ईयर कितनी इंक्रीज हो रही है और कितना वो पानी कंज्यूम करेगी। सो कितनी वैल्यू निकल कर आ जाती है, 120 मीटर क्यूब पर डे। सो दिस इज द इंक्रीज इन वाटर कंजम्पशन पर ईयर। नेक्स्ट, अब अपने को निकालना था कि कितने टाइम में ये, कितने नंबर ऑफ ईयर्स में डिजाइन डिस्चार्ज कैपेसिटी को प्लांट रीच करेगा। नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रीच डिजाइन कैपेसिटी, नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रीच डिजाइन कैपेसिटी। सो ये अपन कैसे निकाल सकते हैं, कितनी थी अपनी वैल्यू रिक्वायर्ड, दिस वाज द वैल्यू 1800 डिजाइन डिस्चार्ज रिक्वायर्ड टू रीच डिजाइन कैपेसिटी। और अभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 800 के हिसाब से, और इस हिसाब से 120 मीटर क्यूब पर डे हर साल कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो अपन सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, 15 ईयर्स। आई होप काफी जनों ने कैलकुलेट किया होगा। सो 15 ईयर्स में जो है आपका जो प्लांट है वो डिजाइन कैपेसिटी को रीच कर जाएगा। Okay, so let us continue with our topic for today. We were discussing about alkalinity. So मैंने कुछ आपको प्रॉब्लम्स दी थी, कुछ सिचुएशन दी थी। अपन ने एल्केलिनिटी एनालिसिस डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। मैं एक बार वापस से वो ग्राफ बनाना चाहूंगा और आपको वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन क्या अपन ने पढ़ा था, जिससे जो नए स्टूडेंट्स आज ऐड हुए हैं वो भी ये लेक्चर समझ पाए। अपन ने एल्केलिनिटी एनालिसिस में क्या पढ़ा था कि दो स्टेजेस में हो रही थी, उसके लिए अपन ने कर्व बनाया था। एक में तो था पीएच वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे था वॉल्यूम ऑफ एसिड। ओके, इसमें क्या हो रहा था, आपने पहले अजम्पशन लिया था कि पीएच 10 है सैंपल का, एक वाटर सैंपल लिया। देन अपन ने टाइट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे अपन एसिड ऐड करते जाएंगे तो जो एल्केलिनिटी है वो न्यूट्रलाइज होती जाएगी। तो अपन ने देखा कि with the addition of acid the pH got neutralized, the alkalinity got neutralized at a pH of 8.3. Here the stage 1 was completed and it was marked by the color change of the indicator used, that is phenolphthalein. Okay, so what were the alkalinities that were neutralized during stage 1? First was OH minus, it got converted into water. Next was CO3 2 minus, which got neutralized with the acid and got converted into bicarbonate. Okay, so this was the completion of stage 1. Then we again continued adding the acid into the water sample. So we found that further the pH got reduced of the sample and the entire alkalinity was neutralized, and we marked it as stage 2. This stage 2 was observed to be completed at a pH of 4.5 and the indicator that shown is changed its color was methyl orange. Okay, sorry. So what were the alkalinities that got neutralized during this process? See, this is the line demarcating stage 1 and stage 2. So first of all, the bicarbonate that was present previously, initially we can say, it got neutralized with H plus and got converted into H2CO3. Next, this bicarbonate also got neutralized during the stage, oh sorry,
during the stage 2 and it got neutralized into H2CO3. Okay, so this was stage 1 and stage 2. We marked these levels of volume of acid consumed in stage 1 as pml and the total amount of acid consumed by the end of stage 2 we marked it as mml. Now the problem which I gave to you was based upon certain situations. First situation was, what if the value of P is equals to M? Second situation was, what if the value is P equal to 0 and M is not equals to 0? Third condition was, what if P is equals to M by 2? And fourth was, P is greater than M by 2. And the fifth condition was, P is less than M by 2. So based upon these conditions, you had to find that what is the type of alkalinity that is present in this sample. So अब ये कैसे निकालेंगे? P equal to M तो अपन ने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था कि दिस वाज caustic alkalinity. If you haven't watched the last lecture, please watch the last lecture, then please come to this lecture. It will be it will be very difficult for you to understand this lecture without the previous lecture. Others lectures are not very much connected, but this lecture is very much connected to the previous lecture. Okay. Now, what if P is equal to 0 and M is not equal to 0? Now, in this case, what happens that what is it showing? P equal to 0 क्या बता रहा है? P equal to 0 बता रहा है कि स्टेज 1 में बिल्कुल भी आपका जो एसिड है वो यूज ही नहीं हुआ है. स्टेज 1 में एसिड यूज नहीं हुआ है, तो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं थे मतलब, और कार्बोनेट आयंस भी नहीं थे. तो इसका क्या मतलब हुआ? जब हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट आयंस नहीं थे तो बेसिकली बचा क्या? जो बाइकार्बोनेट थे बस वही है, और वही जाके स्टेज 2 में न्यूट्रलाइज हुए हैं. तो इसको क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि दिस इज बाइकार्बोनेट alkalinity? Am I right or wrong? Then comes P is equals to M by 2. आइए इधर देखते हैं एक बार. P equals to M by 2. इसका क्या मीनिंग अपन समझ सकते हैं? P is equal to M by 2, यानी कि जितना स्टेज 1 में एसिड खर्च हो रहा है उतना ही स्टेज 2 में एसिड खर्च हुआ है, दैट इज P, या फिर M by 2 M by 2. अब ये किस केस में पॉसिबल है? अपने को पता है कि कौन सी चीज है जो दोनों स्टेजेस में कंज्यूम होती है. वो है ये कार्बोनेट. ये कार्बोनेट कैसे दोनों स्टेज में कंज्यूम होता है? हाफ ऑफ दिस कार्बोनेट गेट्स कंज्यूम्ड हियर इन स्टेज 1 by converting into bicarbonate, and another one we can write it as half carbonate which was not consumed earlier. It got converted into bicarbonate and now it got neutralized. So we know that only this possibility is there. करेक्ट. अगर यहाँ हाइड्रोक्साइड भी होता तो क्या ये पॉसिबिलिटी बन पाती? नहीं. दोनों बराबर कैसे होते? देयर वाज नो पॉसिबिलिटी. अनदर पॉसिबिलिटी ये है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन है हाफ कंसेंट्रेशन में और बाकी के हाफ है बाइकार्बोनेट, एग्जैक्टली हाफ, which is again a very rare and very difficult possibility, but in general terms we can write it as carbonate alkalinity because it shows that only carbonate was present there. नेक्स्ट है आपके पास P is greater than M by 2. P is greater than M by 2, यानी कि P में स्टेज 1 में ज्यादा एसिड हो रहा है टोटल के कंपैरिजन में. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है OH माइनस तो है आपके पास, CO3 2 माइनस P है, और P अगर M से ज्यादा खर्च हो रहा है, M by 2 से ज्यादा खर्च हो रहा है, तो एक चीज आप समझिए कि CO3 2 माइनस ही आधा स्टेज 1 में खर्च होता है, आधा स्टेज 2 में खर्च होता है.
और अपन कह रहे हैं कि P जो P वैल्यू है ये अगेन ग्रेटर देन m/2 है। सो इससे अपने को ये प्रूव होता है कि इसमें इनिशियल लेवल पे कोई भी बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट ही नहीं थे। अगर प्रेजेंट होते तो वो भी न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड की डिमांड रखते, एंड डेफिनेटली वो वैल्यू फिर इस तरीके से P m/2 से ज्यादा नहीं हो पाता। सो व्हाट वी कैन से हेयर दैट ओनली OH minus and CO3 2 minus alkalinity is present. Now similarly, if P is less than m/2, P is less than m/2 यानी कि स्टेज 1 में एसिड कम यूज हुआ है स्टेज 2 के कंपैरिजन में। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट bicarbonates have been present there initially and हाइड्रोक्साइड आयन नहीं थे, तभी P की वैल्यू कम गई है m/2 से। अगर ज्यादा होते तो ये फोर्थ केस की तरह ही हो जाता। सो वी कैन राइट दैट CO3 2 minus and HCO3 minus alkalinity is there। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। गेट ही ले लीजिए, आप दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ले लीजिए, सब में इस तरीके के क्वेश्चंस पे बार बार फोकस रहता है। I hope you have understood this. So that ends our discussion upon alkalinity, and before ending, let us learn about acceptable limits. So acceptable limit of alkalinity in the water is 200 milligrams per liter, and the cause for rejection value is 600 milligram per liter. Okay, I hope it is clear. अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया हो, प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप में या फिर नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर हम डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में आए हैं, सो वी डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट द केमिस्ट्री, जो आप पिछले लेक्चर में बोल रहे थे। मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा फोकस किया था कुछ टर्म्स पे। वो टर्म्स थी मोलैरिटी, मोल्स, नॉर्मेलिटी। सो देखो, अभी आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि जो ये टर्म्स मैंने अभी तक कवर करी हैं इस लेक्चर के इंक्लूडिंग अभी तक, अगर इन टर्म्स को आपको समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप आज प्लीज मैसेज करिएगा। इन टर्म्स के रिगार्डिंग आपको मैं ये रिकमेंड कर सकता हूं, आप इन टर्म्स की जो छोटे छोटे आपको वीडियोस मिल सकते हैं यूट्यूब पे, आप वो देखिए, आपको ये टर्म समझ में आ जाएंगी। बहुत सिंपल टर्म्स है, मैं बिल्कुल डीप केमिस्ट्री में नहीं गया हूं। तो अपने को बस ये कुछ वैल्यूज ऐसे दे रखी होंगी और अपने को उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, मैं भी अभी आपके साथ एक और क्वेश्चन सेट शेयर करने वाला हूं, कितनी केमिस्ट्री उसमें आती है, तो अपने को बस उस तक सीख लेना है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप +1 +2 की केमिस्ट्री वापस से दोबारा पूरी पढ़नी पड़ेगी, दैट इज नॉट practically feasible. Okay, so we will definitely find a solution for that. So for now, let us move on to the next chemical water quality parameter, that is pH. So everyone is very well known to this term pH. So बेसिकली अगर मैं कभी भी क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूं अपने कि भाई पीएच से क्या समझते हो, सर 7 मतलब पानी का 7 होता है सर, सर एसिड का 7 से कम होता है सर, सर जो एसिड नहीं होता बेस होता है उसका 7 से ज्यादा होता है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू का यूज बता देते हैं, बट इस वैल्यू के बारे में नहीं बताते। सो वैल्यू के बारे में भी मेरे 50 में से एक तो स्टूडेंट तो बता ही देते हैं जिन्होंने +2 में अच्छे से पढ़ाई करके आए हैं। सो कोई बात नहीं, एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट आपके 2 या 3 साल बाद आता है तो कभी कभार अपन भूल जाते हैं, रिवाइज करने का ही टाइम है गेट की प्रिपरेशन। सो रिकॉल करते हैं कि क्या वैल्यू होती है पीएच। बेसिकली अपने को बता क्या रहा है, पीएच अपने को बताता है कि H+ आयन
H प्लस आयन है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है जो वाटर सैंपल में, ठीक है। ये एसिड है, ये बेस है, ये तो उसका रिजल्ट है कि वो पीएच देख के अपन उस ऑब्जर्वेशन को देख के अपन बता पा रहे हैं, बट ये है क्या, दिस इज द कंसंट्रेशन। अब जो स्टूडेंट, जैसे कुछ ने भी, मैंने बोला केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है +1 +2 में, तो एक चीज मेरी सुनो, जैसे ये आयन तो आप समझते हो H प्लस आयन लिखा है, अगर मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूं तो इसका मतलब होता है मैं इसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं, ओके। सो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अपने को बता रहा है पीएच, वहीं एक दूसरी POH वर्ड आ जाता है, दूसरा वर्ड जो अपने को बताता है कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है वाटर सैंपल में। इन दोनों में कुछ रिलेशन भी चलता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं, वापस से आप कभी रिवाइज करेंगे तो बहुत काम आएगी। सो इट इज अ स्केल which is used which is used to indicate which is used to indicate acidity acidity और basicity और basicity of sample और basicity of sample, एंड इसकी एक रेंज होती है कि इसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, एंड इट्स वैल्यू इज इन द रेंज 0 to 14, ओके। 0 की तरफ एसिडिक, 14 की तरफ बेसिक, सिंपल। पीएच कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब ये H प्लस कंसंट्रेशन जो होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर, ओके। सिमिलरली मैंने पीओएच भी आपको लिखाया था, तो पीओएच वर्ड का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH minus ion. Again, OH minus ions will be given in mole per liter value. Okay? अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, everyone must be familiar with this. I am just revising these old concepts. So pH plus POH is equals to 14. ठीक है, H प्लस बढ़ेगा तो pH की वैल्यू डाउन जाएगी, मतलब वाटर सैंपल एसिडिक होता जाएगा। OH माइनस की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो POH की वैल्यू गिरेगी, ठीक है। लिख ही लीजिए अब इस बात को भी कि एसिडिक वाटर की वैल्यू 0 से 7 के बीच में होती है, एंड बेसिक वाटर की वैल्यू 7 से 14 के बीच में होती है, ओके। अब इसको निकालते कैसे हैं, मेजरमेंट क्या क्या टेक्निक है। सो मेजरमेंट के लिए अगेन एक अपन मेथड यूज करते हैं, अपैरेटस यूज करते हैं, जैसे कि एक्वास्कोप, जैसे कि पोटेंशियोमीटर, डिफरेंट मेथड्स हैं। आपने लिटमस पेपर टेस्ट भी सुना होगा। आप अलग अलग इंडिकेटर जैसे कि फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमेथाइल ब्लू, इनके यूज से भी अपन पीएच निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है पीएच निकालने का। चलिए एक बार लिख लेते हैं, ओके, कैसे, क्या मेथड में कैसे यूज होते हैं। सो पीएच of the water sample can be determined, pH of the water sample can be determined using color indicators, using color indicators like phenolphthalein,
मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमाइथॉल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, कुछ पॉइंट्स याद करने वाले आप लिख लीजिए। जब ब्रोमोथाइमोल ब्लू यूज करते हैं, जब ब्रोमोथाइमोल ब्लू यूज करा जाता है, व्हेन ब्रोमोथाइमोल ब्लू इज यूज्ड, when bromothymol blue is used as indicator, the apparatus is named as aquascope. aquascope इसकी वर्किंग रेंज होती है 6 से 7.6 के बीच में ब्रोमोथाइमल ब्लू की। ठीक है, इसका ओरिजिनल कलर आपका होता है ब्लू ब्लैक। ओरिजिनल कलर इज ब्लू ब्लैक दैट कन्वर्ट्स इनटू कलरलेस व्हेन इन वर्किंग रेंज। ओके, नेक्स्ट और कौन से मेथड्स हैं? सो पीएच कैन बी डिटरमाइंड बाय potentiometers having calomel electrodes, potentiometer having calomel electrodes। ठीक है, इनसे भी अपन डायरेक्टली पीएच की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? क्योंकि ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये आपके H प्लस एंड OH माइनस के लिए सेंसिटिव होते हैं। ओके, these calomel electrodes are sensitive to H plus and OH minus and hence we are able to find out the value of pH। ओके, सो इस तरीके से कुछ ये चीजें काम करती हैं पीएच के लिए। और भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए है इन सब इंडिकेटर्स, इन सब वैल्यूज, इन पैरामीटर्स से रिलेटेड। बट अपने को फोकस रखना है कि आप ही अपन वाटर की क्वालिटी पैरामीटर्स एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि अपने को एक वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम डिजाइन करना है। और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी अपन बस मेनली उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो गेट और बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, सो वॉट एवर वी आर studying is more than sufficient for your GATE and other competitive exam, and not only that, it is more than sufficient even for your university exams. So acceptable limit is 7 to 8.5 of pH in drinking water, and cause for rejection value is less than 6.5 and should be greater than 9.2। अगर 9.2 से ज्यादा हो जाता है पीएच तो नहीं यूज करेंगे, और 6.5 से कम हो जाता है तो यूज नहीं करेंगे। ओके, चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं विद रिगार्ड्स टू एल्कैलिनिटी। ओके, आई एम राइटिंग डाउन द न्यूमेरिकल फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल you all will try by yourself, I will give you a good amount of time for it, so please साथ में लिख लीजिए क्वेश्चन। a 200 ml सैंपल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पार्ट हो जा रहे हैं तो काफी क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे आपके इस न्यूमेरिकल से। a 200 sample of water has initial pH of 10, okay, 30 ml of 0.02 normal sulfuric acid, 30 ml of 0.02 normal sulfuric acid is required to titrate
titrate the sample to pH of 4.5 and 11 ml of 0.02 normal H2SO4 is required to titrate the sample to a pH of 8.3. Okay. Now based upon this information, first of all you need to calculate the total alkalinity. ये इसका फर्स्ट पार्ट है, टोटल एल्केलिनिटी एस CaCO3. सेकेंडली ये निकालना है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एल्केलिनिटीज, कंसंट्रेशन ऑफ एल्केलिनिटी स्पीशीज इन मिलीग्राम पर लीटर एस CaCO3. ओके, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. आई गिव यू अराउंड 3-4 minutes. टेक योर टाइम. क्वेश्चन को समझिए पहले. 200 ml सैंपल वाटर का टेस्ट किया गया है. पीएच 10 थी इनिशियली. ये पहचानिए कि 30 ml वैल्यू किसके लिए दे रखी है, ये 11 ml वैल्यू किस एसिड के लिए दे रखी है. सबसे पहले ये समझिए. फिर समझिए कि क्या पूछा गया है. टोटल एल्कालिनिटी पूछी गई है इन टर्म्स ऑफ CaCO3. इसके बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं पहले भी, तो अपने को पता है ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में जाना पड़ेगा. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर कि जब अगर अलग अलग अल्कालिनिटी के रिक्वायरमेंट निकालनी है तो अपने को इंडिविजुअल के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए. सो आई अज्यूम कि आपने कुछ एक थॉट प्रोसेस बनाया होगा. If you want to try this question by yourself, it is very highly recommendable. Pause this video. पॉज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. अपन ही सीख रहे हैं आज, अपन ट्राई करेंगे. अपने को एग्जाम में भी अपने को ही करना है, सर नहीं आके कराएंगे. आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप किसी भी दूसरे फैकल्टी के वीडियोस देख रहे हैं, आप किसी भी कोचिंग कहीं भी देख रहे हैं, क्वेश्चंस तो आपको खुद को ही सॉल्व करने हैं. आज करिए या एग्जाम में करिए, ठीक है. आपको कोई भी आप लेक्चर्स देखेंगे सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. मैं किसी के ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको बता रहा हूँ, ना किसी के कोई नेगेटिव. यहाँ पे डिस्कस करने बैठे हैं अपन. अपने को ये पता है, अपने को नॉलेज लेनी है और अपने को एग्जाम निकालना है बढ़िया मार्क्स से, बढ़िया रैंक से. आज सब टेक फैकल्टीज जिनको 4-4, 5-5, कुछ जनों को 10-10 साल का एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, जो मल्टीपल बार गेट खुद क्लियर कर चुके हैं अच्छी अच्छी रैंक्स के साथ में. तो आज अगर वो सारे फैकल्टीज ने इनिशिएटिव लिया है कि आप सबको एक साथ मिलें और इंडिया में सारे इंस्टीट्यूट्स को कवर करें,
ना सिर्फ टेक्यूप इंस्टीट्यूट्स बल्कि जो इंस्टीट्यूट जिनमें टेक्यू प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जिनमें प्रोजेक्ट नहीं आ पाया था, कोई भी कारण रहा हो। तो आज इस लेट्स क्रैक द गेट इनिशिएटिव से हम सब ने सोचा कि क्यों ना सबको रीच किया जाए। सो एनीवेज, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो समझ तो गए होंगे आप अभी तक। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पी वैल्यू कौन सी है इसमें। सो पी वैल्यू कौन सी है जो पीएच 8.3 तक न्यूट्रलाइज करती है, यानी कि स्टेज 1 के लिए। सो दैट इज 11 ml। एंड एम वैल्यू कौन सी है? 30 ml, जो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करती है। तो अपन फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। टोटल एल्केलिनिटी पूछी है इसमें आपसे। अब जिन्होंने फर्स्ट इससे प्रीवियस लेक्चर ध्यान से अटेंड किया है, तो मैंने उनको एक रिलेशन बताया था उस क्लास में कि 1 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर इतना यूज हो रहा है एल्कैलिनिटी न्यूट्रलाइज करने में, तो इट विल मीन दैट 1 milligram of alkalinity is there as, we can say as CaCO3. Yes. So with this we can find out the total alkalinity very easily. कितना एसिड यूज हुआ है? 30 ml of 0.02 normal sulfuric acid. So what does it give? That 30 milligram of alkalinity as CaCO3। पर क्या अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व? क्या ये टोटल एल्कैलिनिटी है? हाँ, ये टोटल एल्कैलिनिटी है, पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुआ? देखो इधर क्या पूछा गया है। टोटल एल्कैलिनिटी आपने निकाल ली, बट ये पूछी गई है मिलीग्राम पर लीटर में, और आपने जो वैल्यू निकाली है ये 200 मिलीलीटर के सैंपल के बेस्ड पे है। आप इतना क्वेश्चन करके आओ, आपका ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होगा। दैट विल ब्रिंग डाउन योर रैंक एंड स्कोर बोथ। सो आपको करना क्या है? फॉर 1 लीटर ऑफ सैंपल व्हाट यू विल डू, आप इस 200 ml को कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट होगा? सिंपली 30 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1000। सो ये ml आपका लीटर में भी हो गया। 1 लीटर में वैल्यू कन्वर्ट होके आ गई आपकी 150 मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ एल्कैलिनिटी एस CaCO3। तो ये तो आ गई आपकी वैल्यू टोटल एल्कैलिनिटी की। क्वाइट सिंपल। जी हाँ, गेट में आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। अब अपने को निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल एल्कैलिनिटी स्पीशीज। तो इसमें अपन अभी मेनली देखिए, किसी और एलिमेंट के बारे में तो गिवन है नहीं कोई डेटा। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड के बारे में ही मेजर एल्कैलिनिटी डेवलप करने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो अपन उन्हीं की वैल्यू निकालेंगे, उन्हीं की कंसेंट्रेशन निकाल देंगे। सो लेट अस सॉल्व दिस। सो we have the data that n in 200 ml of sample 11 ml, this is the p value, 11 ml of 0.02 normal sulfuric acid is used to neutralize देखिए पहले क्या होता था स्टेज 1 में OH माइनस और हाफ ऑफ कार्बोनेट एल्कैलिनिटी न्यूट्रलाइज हो जाती थी। ठीक है। अब अगर अपन इसके लिए निकालें पी वैल्यू के हिसाब से, टोटल वैल्यू निकालें कि कितनी एल्कैलिनिटी एस CaCO3, निकाल सकते हैं। OH माइनस प्लस हाफ कार्बोनेट एल्कैलिनिटी एस CaCO3। तो हाउ मच इट विल बी? अगेन सेम कंसेप्ट जो पहले लगाया है, इसको लीटर में ही तो कन्वर्ट करना है। 200 ml के हिसाब से था डेटा। सो 55 मिलीग्राम्स पर लीटर। ओके।
नाउ अपने को वैल्यू नेक्स्ट निकालनी है, OH माइनस कितना है और कार्बोनेट कितना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अपने को क्या कोई वैल्यू गिवन है जिससे अपन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। आप यहाँ देखिए, आपको कोई ऐसी वैल्यू नहीं दे रखी जिससे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की कंसेंट्रेशन पता चल रही हो, बट अपने को यहाँ पीएच जरूर दे रखा है वाटर का कितना है। एंड अभी अपन ने पढ़ा कि पीएच इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो अपन यहां से पीएच पीएच की वैल्यू से क्या अपन निकाल सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी होगी। पीएच कितना गिवन है, 10। पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 10 इक्वल्स टू 4। ओके, so this says that OH minus concentration is 10 to the power minus 4 कितना थे वैल्यू, यूनिट मोल पर लीटर। ओके, नाउ बेस्ड अपॉन इट अपन इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे। OH माइनस के, OH माइनस की कंसेंट्रेशन के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लिए, अपना काम हो गया। 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर है, इसको अपन इसके वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना वेट है इसका, O का 16 और H का 1, 17। 17 ग्राम्स पर लीटर। ओके, दिस इज योर वेट। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सॉरी, जो इसकी कंसेंट्रेशन है ये वैल्यू ली वेट की, डिवाइड कर दिया किससे, इसके इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट कितना है, अगेन 17। इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल कर आ गए 10 टू द पावर माइनस 4। अब 10 टू द पावर माइनस 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए तो अपना वो वेट मिल जाएगा। OH माइनस एल्केलिनिटी, दैट इज कॉस्टिक एल्केलिनिटी, SCaCO3 निकालना है। तो अपन SCaCO3 निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाउ मच डज इट टर्न्स आउट टू बी, 50 ग्राम्स। अब अपने को वैल्यू देनी है मिलीग्राम्स पर लीटर में, तो व्हाट वी विल मल्टीप्लाई ग्राम्स टू मिलीग्राम्स। हाउ मच डज इट वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपकी हो गई हाइड्रोक्साइड एल्केलिनिटी SCaCO3। ओके, अब अपने को स्टेज 1 की वैल्यू अपने को पता है, तो अपन उससे हाफ कार्बोनेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाफ कार्बोनेट की एल्केलिनिटी अपने को पता है कि स्टेज 1 में इतना एल्केलिनिटी कंज्यूम हुआ है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो वी कैन यूज इट हियर। This half carbonate alkalinity SCaCO3 can we write it as 55 minus this hydroxide which gives us 50 milligrams per liter। ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई हाफ कार्बोनेट एल्केलिनिटी जो स्टेज 1 में कंज्यूम हुई, इट इज 50 मिलीग्राम्स पर लीटर। नाउ क्या इस वैल्यू से अपन टोटल कार्बोनेट एल्केलिनिटी निकाल सकते हैं। टोटल जो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों मिला के होगी, दैट विल बी नथिंग बस 2 इंटू 50, दैट इज 100 मिलीग्राम्स पर लीटर। ओके, समझ रहे हैं इस चीज को। स्टेज 1 में ये हाफ कार्बोनेट एल्केलिनिटी कंज्यूम हुई तो ये 50 निकल कर आ गई। स्टेज 2 में भी तो जो ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुई थी वो कंज्यूम होगी, एल्केलिनिटी न्यूट्रलाइज होगी, तो उसी को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो पूरी कार्बोनेट एल्केलिनिटी को मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करते हुए 100 मिलीग्राम्स पर लीटर की वैल्यू निकाल दी। अब अपने को वैल्यू निकालनी है कि हो सकता है कुछ इनिशियली बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी भी हो वाटर सैंपल में, तो वो कैसे निकालेंगे। बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी एज CaCO3 इट विल बी नथिंग बट
व्हाट इज वी कैन सब्ट्रैक्ट इट डायरेक्टली, क्योंकि अब कार्बोनेट निकाल चुके हैं, हाइड्रोक्साइड निकाल चुके हैं और टोटल भी निकाल चुके हैं. टोटल कितनी वैल्यू थी? टोटल वाज दिस वन, 150 milligrams per liter. So 150 milligrams per liter minus hydroxide alkalinity, that is 5, minus carbonate alkalinity, that is 100. So how much does the value comes out to be? It comes out to be 45 milligrams per liter. So this is the value of bicarbonate alkalinity. This is for carbonate alkalinity and this is for OH minus alkalinity. So with this numerical, we have calculated that what will be the alkalinity concentration of all the individual species that contribute to the major alkalinity in a given water sample. Okay. So that's a good numerical that has covered a lot of subjects. And if there is any doubt, any sort of doubt, then don't hesitate in mentioning it in the Telegram group or in the comment section below. Okay. Secondly, I would like to again remind you all that if you haven't filled the Google form, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, then please fill it. Join the Telegram group. Hit that like button if you understood the subject today. Hit that subscribe button so that tomorrow's class gets notified to you as soon as possible, as soon as it is launched. And also we have changed our timings because many of the students requested that please sir publish the or send the videos in the evening time. It is much more comfortable for them. So we have shifted our time to 6 p.m. in the evening. So please take care of it and attend the classes regularly. So for now, that's all for this lecture. In the next lecture, we'll be moving on to the next topic, that is on hardness, and we'll be discussing some key points with regards to the chemical quality parameter, that is hardness, and we'll also understand the what is the interrelationship between alkalinity and hardness. It is a very interesting topic. Many questions come from it. So have a good day. Till then, keep learning, keep solving problems. See you in the next lecture. Thank you.